इस बीच रंधावा साहब हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। रंधावा जी, मैं आपका रुख करूंगा और सवाल यहां पर यह है कि क्या जो डीजीसीए है और एयरलाइंस हैं, इनके बीच जो सेफ्टी को लेकर कोई गैप है, उसे भरने की जरूरत है? क्या आपको लगता है कि ऐसा कोई गैप है? डीजीसीए में मैंने काम किया है जी 10-12 साल। और डीजीसीए रेगुलर जो है ओवरसाइट करती है एयरलाइंस का। स्पॉट चेक्स होते हैं, ऑडिट्स होते हैं, फोका के ऑडिट्स होते हैं, जो कि फ्लाइट डेटा रिकॉर्डिंग है, जो जहाज की होती है, सीवीआर की जो रिकॉर्डिंग होती है उसकी जांच पड़ताल की जाती है कि एयरलाइंस उसको फॉलो कर रहे हैं और उसको चेक करते हैं। और मेंटेनेंस हिस्ट्री को चेक करते हैं हम लोग जब जाते हैं, ऑपरेशनल जी रीजंस को चेक करते हैं ऑडिट्स के अंदर। तो डीजीसीए पूरा साल जो है, मतलब उसके ऑडिट्स जो है और जो उसकी ओवरसाइट है हर एयरलाइन के ऊपर वो रहती है। अभी जब ऐसा हादसा हुआ है, ये पहला एक्सीडेंट है 787 का पूरे दुनिया के अंदर, तो जी इसका फोकस पूरी वर्ल्ड का इसके ऊपर फोकस है। मेरे को कॉल्स आई अमेरिका से, कनाडा से, यूरोप से, कहां कहां से मुझे कॉल्स आई, क्योंकि ये जब भी एयरक्राफ्ट का हादसा होता है, एक्सीडेंट होता है और जिसमें इतनी मौतें हो जाती हैं, वो सुर्खियां बन जाती हैं हर पेपर में और हर मीडिया के अंदर। तो ये जो इसका जो इन्वेस्टिगेशन है, और अभी जो डीजीसी ने ऑर्डर किया है कि इसकी तकनीकी जानकारी की जाएगी, जितने भी 787 है उनकी तकनीकी जानकारी की जाएगी कि उसमें अगर कुछ फॉल्ट आया है, टेक्निकल फॉल्ट है। जी टेक्निकल फॉल्ट को हम रूल आउट नहीं कर सकते, पर दोनों इंजन के ऊपर टेक्निकल फॉल्ट होना बहुत ही असंभव है। जी सो ये नहीं हो सकता तो कि तकनीकी कारणों से दोनों इंजन फेल हो गए। जी सो इसमें एलिमेंट जो है कुछ इंडिकेट करता है वातावरण की वजह से, बिकॉज वहां पे जो बर्ड एक्टिविटी है उसकी कारण, या फ्यूल में कंटेमिनेशन हुआ है, या उसमें पायलट एरर हो गया को पायलट से। तो ये सब स्पेकुलेशंस हैं। ये डीएफडीआर जो है आपका जो मिला है, इसमें सारे पैरामीटर रिकॉर्ड होते हैं, कितनी हाइट है, क्या स्पीड है, इंजन के क्या पैरामीटर्स हैं, लैंडिंग गियर डाउन है, अप है, एयर ब्रेक्स हैं उसकी, सब कुछ उसके जितने पैरामीटर्स हैं, 200-250 पैरामीटर्स, वो उसके अंदर वो सब उसको कंपेयर वो आएंगे सामने जब उसको डिकोड किया जाएगा। जी दूसरी चीज, वो 25 घंटे तक उसकी रिकॉर्डिंग होती है। दूसरा जो कंपोनेंट है जो कि अभी तक नहीं मिल पाया है, मिल जाएगा वो भी पीछे टेल में होता है, क्योंकि टेल ऊपर बिल्डिंग के ऊपर अभी फंसी हुई थी। जी तो उसके अंदर है सीवीआर, उसको बोलते हैं कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, जो कि रिकॉर्ड करता है कि कॉकपिट के अंदर क्या बातचीत हो रही है, एटीसी के साथ क्या बातचीत हो रही है, बाकी जहाजों के साथ क्या बातचीत हो रही है, कॉकपिट के अंदर क्या वार्निंग्स आ रही हैं, अगर कोई नॉइस आई है तो वो सब रिकॉर्ड होती हैं। और वो 2.5 घंटे तक उसकी रिकॉर्डिंग जो है चल सकती है। जी तो ये दो इम्पोर्टेंट जो सेफ्टी इक्विपमेंट है, जिससे कि इनको पता चल पाएगा कि इन्वेस्टिगेशन को हेल्प होगी, जिसमें कि बोइंग के रिप्रेजेंटेटिव भी होंगे, जी इंजन्स जिनका के जी जेनेक्स इंजन है, इसको जेनेक्स इंजन बोलते हैं, और ये पहली बार 787 पे लगाया गया। जी तो इसकी जो कई सर्टिफिकेशन में इसकी थोड़ी रुकावटें आई थी, क्योंकि वर्ल्ड वाइड वो उतने घंटे नहीं हुए थे इस इंजन के। तो बहुत रिलायबल है इंजन भी, और इसमें छोटी मोटी प्रॉब्लम तो हर जहाज में आती हैं। ये बिल्कुल तो कहना बहुत आसान है जी, जी बोइंग के वो 2 क्रैश हो गए, वो 737-8 वो जो मैक्स जहाज थे 18-19 में लायन एयर में यहाँ क्रैश हुए। तो वो एक एक्सीडेंट जब बोलते हैं, जी एक्सीडेंट क्या होता है, रोड के ऊपर भी आपकी गलती नहीं होती, कई बार को आपको ठोक देता है। बिल्कुल उसी तरह एक्सीडेंट जो है वो किसी भी हालात में हो सकता है, उसका बिल्कुल तकनीकी बिल्कुल कारण हो ठीक है सकता रंधावा जी, है। आपने ये सारी चीजें कई बार अपने हाथ में नहीं होती। एक्सीडेंट किसी भी वक्त किसी भी समय अपने आप से हो जाता है। जहां साहब, मैं आपका रुख करूंगा, जिस तरीके से यहाँ पर बात लगातार इसकी भी चल रही थी
कि निजीकरण जिस तरीके से लगातार चीजों का किया जा रहा है, क्या आपको लगता है कि निजीकरण भी एक बड़ी समस्या है जिस वजह से प्रॉफिट को ऊपर रखा जाता है और जो सुरक्षा के तय मानक है उन्हें नकार दिया जाता है? देखिए, निजीकरण किस कारण से हुआ है वो आपको देखना पड़ेगा कि निजीकरण क्यों हुआ है। जी। क्या कोई सरकार प्लेन सर्विस चलाने के लिए बनी है? अगर हाँ, तो बिल्कुल निजीकरण नहीं होनी चाहिए। फिर चाहे लॉस हो, चाहे आपको इंटरेस्ट मिले या उसमें नफ़ा हो, आपको चलाते रहना चाहिए। लेकिन सरकार इसके लिए नहीं होती है। सरकार विमान चलाने के लिए नहीं होती है। सरकार ओवरऑल मैनेजमेंट करे, सरकार ये फैसिलिटी लोगों को मुहैया करे, सरकार वो हर हालात क्रिएट करे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो प्राइवेट एजेंसीज हैं, वो डीजीसीए के अंदर में, डीजीसीए एक रेगुलेटिंग बॉडी है, उसके अंदर में आके काम करे। और याद रखिए, एक एक प्लेन के कॉस्ट जो होते हैं प्रोहिबिटिव होते हैं। जो भी कंपनी उस प्लेन को ऑपरेट करती है, उसके दिमाग में भी ये बात होती है कि किसी भी तरह से एक्सीडेंट ना हो। जी। अभी देखिए, अभी उन्होंने 1-1 करोड़ रुपए हर लोगों के लिए की है। कितने मतलब 291 करोड़ तो ऐसे ही चला गया उसका। तो कोई भी नहीं चाहता है कंपनी कि उसका जो एक्सीडेंट हो, ऐसा हो कहीं पे, कोई नहीं जी। चाहता है ऐसा। और दूसरी चीज जो निजीकरण है, वो निजीकरण इसलिए है कि अगर आप अपना सामान कोई चीज जो चलाते हैं, तो उसकी आप अच्छी तरह से देखभाल करते हैं। अगर वही चीज सरकार के हाथ में होती है, तो सरकार में जानते हैं सबों को सैलरी मिलती है। सैलरी मिलती है, इसलिए कोई उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है कोई नहीं लेता, अकाउंटेबिलिटी होती है बहुत कम हो जाती है उसमें। हमने अपने समय में प्लेन में देखा हुआ है कि जो सीट के रख रखाव बड़े बुरे थे, जो जो इंटीरियर था काफी बुरे थे, सीट अपने आप खिंच जाते थे, उसमें जो एक रेस्ट्रेंट होती है, नट बोल्ट्स जो जहाँ पे लगे होते हैं, जिसमें कि सीट को एक पर्टिकुलर जी फोर्सेस के लिए बनाया जाता है, जी। वो सब कम हो रही थी। मतलब रख रखाव में कहीं ना कहीं एयर इंडिया पीछे पड़ रही थी। तो इसीलिए कोई बड़ा हादसा ना हो आने वाले दिनों में। ये पब्लिक मनी है, हम लोगों टैक्स पेयर के मनी है, जो कि जो लॉस इनकर कर रही थी एयर इंडिया, उसमें जा रही थी। तो इसको रोकने के लिए निजीकरण जरूरी था। और ये याद रखिए कि आज सिर्फ भारत में ही ये निजीकरण नहीं है, पूरे विश्व में कुछ कंट्री को छोड़ के ज्यादातर जो बड़े कंट्री हैं, जो अपने एयरलाइंस वहां पे चलते हैं, ये सारे प्राइवेट एजेंसी के हाथ में होता है। अधिक से अधिक सरकार कहीं ना कहीं कोई फैसिलिटेट करती है, फैसिलिटेटेड बॉडी होती है, तो ये चीज लेके चलती है। तो जी। इसलिए तो ये जो जी। निजीकरण था एयर इंडिया का, ये बिल्कुल सही फैसला था उस दृष्टिकोण से। जी। लेकिन आप पूछेंगे कि आप ये नहीं पूछेंगे कि इंडिगो इंडिगो भी तो प्राइवेट प्लेयर है। जी। एक समय में किंगफिशर था, वो भी तो प्राइवेट था। बिल्कुल। तो उन सबों के अच्छे रिकॉर्ड थे, और इसका भी, एयर इंडिया का भी जी। रिकॉर्ड अच्छा था। जी। अब इसे बताया ना कि अभी जो जो हमारे पैनलिस्ट ने बताया हुआ कि ये पहला एक्सीडेंट है। जी। कितने साल ड्रीम लाइनर के ऑपरेट करते हुए हो गए, जी। कितने मिलियन आवर्स हो गए हैं, ये पहला एक्सीडेंट है। जी। तो सब सारे जो इसमें स्टेक होल्डर हैं, चाहे वो बोइंग हो, चाहे इंजन मैन्युफैक्चरर हो, चाहे इसमें जहां से एवियोनिक्स आए हो, बहुत सारे एजेंसी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। जी। सबों के रिप्रेजेंटेटिव, खास करके वो जो कि अभी एक इन्वेस्टिगेशन के दायरे में आएगा, वहां आके देखेंगे कि आखिर हुआ क्या है। जी। और ये सबों के आंख के सामने में होगा। तो इसे इसलिए कोई इसको मतलब दरकिनार नहीं कर सकता है कि सो मैल फंक्शन हुई है, जी। वो दरकिनार हो गया है। बिल्कुल। लेकिन बिल्कुल। इसमें क्या होता है, मैं थोड़ा सा और समय लेता हूं। जी। अब जैसे जो इंडिविजुअल इनपुट आते हैं, एक लड़के ने वो बना के भेज दिया है कि वो जी। कोई पंखा चल रहा है, एयर कंडीशन काम नहीं कर रहा, अरे उसका एपीयू शुरू नहीं हुआ होगा, तो एयर कंडीशन काम नहीं कर रहा होगा। अगर अगर एपीयू शुरू भी हुआ होगा, तो उसमें नॉर्मल वेंटिलेशन होती है, शायद जी। उसने एसी ऑन नहीं किया होगा। जी। तो इन सब चीजों को छोड़ दीजिए, और यही प्रॉब्लम होती है हम इन्वेस्टिगेटर को। जी। यहाँ तो कम से कम ये जो 2 वीडियो क्लिप हैं, ये इमेंस वैल्यू रखता है। हम कभी कभार ऐसे सिचुएशन में जाते हैं जी। जहां पे कि लास्ट मोमेंट का स्टोरी कहने वाला आपको कोई नहीं है, आपको पता ही नहीं कि एयरक्राफ्ट कैसे एक्सप्लोड हुआ या कैसे गिरा वहां से। जी। कोई कहता है कि वहां धमाका हो गया, जबकि आपको सारी चीजें सजेस्ट करती हैं कोई धमाका नहीं हुआ। तो ये जो लेमैन की जो 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 वर्शन होती है कहने की, इसको हम लोग जरूर सुन लेते हैं, बिल्कुल। उसको हम लोग रिलेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसके ऊपर में बहुत ज्यादा हम लोग भरोसा नहीं रखते हैं। क्योंकि बिल्कुल। एविएशन में एक कहावत है कि योर आईज एंड ईयर्स सी एंड हियर ओनली दोज थिंग्स व्हाट योर